आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। मैं ये पेशन गोई करता हूँ कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सहारों और इशारों पर जो महल बना था वो अब तिनकों की तरह बिखर रहा है। इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं। मेरे कप्तान की हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि अब वजीर आज़म को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। वो इत्तेहादी जो कल तक हुकूमत के साथ थे आज अपोजिशन के साथ बैठे हैं। हुकूमती जमात टूट फूट चुकी है। काश नौबत यहां तक ना पहुंचती, काश जोश के बजाय होश से काम लिया जाता तो ये नौबत ना आती। वो इत्तेहादी जो अब हुकूमत की कॉल तक सुनने को तैयार नहीं, हुकूमती सुस्तरवी और वादा खिलाफी पर माफी देने को तैयार नहीं। काश इन इत्तेहादियों के साथ खुद मामला तय कर लिए होते। जब भी टीम ने अवाम के शिकवे और गिले कप्तान तक पहुंचाए, उन्हें चुप करवा दिया गया। खुशामद करने वालों को शाबाश मिलती रही। काश हुकूमती कारकर्दगी पर तवज्जो दी होती, टीम के खिलाड़ियों की सुनी होती, तो आज ये बगावत ना होती। तब्दीली के जो नारे लगाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, काश पहले दिन से ही इंतकाम के बजाय काम पर तवज्जो दी जाती तो अधूरे ख्वाब आज पूरे होते, तो ये नौबत ना आती। ऐवान को मजाक ना बनाया जाता, अपोजिशन से कता ताल्लुक के बजाय मिलकर अवाम के मसाइल को हल किया जाता। काश अपनी जात के बजाय कौमी मफाद में फैसले किए जाते तो ये दिन ना देखना पड़ता। पंजाब पाकिस्तान की निस्फ आबादी का सूबा है, उसे तजुर्बागार बनाने के बजाय काश एक तजुर्बाकार और बासलाहियत क़यादत दी जाती तो आज पूरा मुल्क मुस्तहकम होता। काश ये सब कुछ संभाल लिया होता। सियासत में पगड़ियां उछाली जाती रहीं, सियासी दुश्मनी में खानदानों को भी ना बख्शा गया, कुफर और गद्दारी के फतवे बांटे गए, सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। काश नफरत और जिल्लत के बजाय मोहब्बत और रवादारी का रास्ता इख्तियार किया जाता तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने, गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने, वीआईपी कल्चर खत्म करने जैसे नारे लगाए गए। काश नारों के बजाय अमली काम किए जाते तो हालात बदतर के बजाय बेहतर होते। शुगर स्कैंडल, ब्रॉडशीट स्कैंडल में तहकीकात के दावे किए लेकिन अमल कुछ ना हुआ। IMF जाने को खुदकुशी के बराबर करार दिया, फिर यू टर्न ले लिया। 4 वजीर खजाना बदले लेकिन आज भी मईशत ICU वेंटिलेटर पर है। काश मईशत को संजीदगी से चलाया जाता तो महंगाई तमाम हदें ना पार करती और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ना आती। अब हुकूमत अपोजिशन की इस तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार दे रही है। वजीर आजम बैरूनी अनासिर की अमेज खत को बेनकाब करने का ऐलान कर चुके हैं और अदलिया ने इस मामले को पब्लिक करने के हवाले से एक नया हुक्मनामा जारी किया है। हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट ने क्या हुक्मनामा जारी किया, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। साकिब साहब बताइएगा, जो पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल हुई है वजीर आजम के इन मामला के मुतालिक, उसके बारे में बताइएगा, क्या बना उसका? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी हैं मोहम्मद नईम खान के, उन्होंने पटिशन फाइल की जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान को रोकने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि जिसका जिक्र उन्होंने 27 मार्च के जलसे में किया था और आज दिन को इमरान खान ने ये कहा था कि वो सहाफियों के साथ वो जो खत है वो उनके साथ शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे। तो इस दरखास्त में बुनियादी तौर पर यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म को रोका जाए क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पर आज समाअत की है और आज शाम को गैर मामूली समाअत थी, तकरीबन 6 बजे ये समाअत हुई। दिन 2 बजे के बाद ये पटिशन फाइल हुई और चीफ जस्टिस ने एक तो जो वज़ीर आज़म का हलफ है, जो ओथ है, उसको सारे को रिप्रोड्यूस किया है। इसके अलावा
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो मुतलका जो सेक्शन है 5 उसका जिक्र भी किया गया है और अदालत ने ये कहा है कि हम इस पे कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो जारी नहीं कर रहे क्योंकि हमें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अदालत ने साथ ही ये लिखा है कि उम्मीद है कि जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है वो ऐसी कोई भी दस्तावेज, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ना ही जो ऐसी डॉक्यूमेंट शेयर करके हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे। इस पिटीशन में एक बात जो पिछले की थी वो ये की थी कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उस पर भी आजकल जो सियासी गहमा गहमी है, इस वजह से हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है उससे एतमाद बरतें, तो इसलिए रोका जाए। अब अदालत का जो ऑर्डर आया है 4 सफ़ात का, उसमें ये तवक्को जाहिर की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी नहीं करेंगे और अपने हलफ भी की खिलाफ वर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपका। साकिब बशीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा आया है उसकी वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहद का ख्याल रखेंगे और जो भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसे अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, मैं सबसे पहले तो जो भी मामला हुए हैं, मैं सबसे पहले इस ख़त के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म अब ये प्लान करते हैं कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए। ये ख़त बड़ा ज़रूरी है, इससे पता लगेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद की जो पूरी तहरीक थी ये प्लान की गई थी और यहाँ पे हुकूमत को तब्दील करने के लिए, बल्कि एक किस्म से कहा जाए हुकूमत को गिराने के लिए सारे इक़दाम हुए हैं। आप फेवर करेंगे इस बात को कि असम्बली के अंदर जो है उस ख़त के मंदरजात अब शेयर कर देने चाहिए? जी शुक्रिया मंसूर। देखिए, अभी इस फैसले से पहले तक तो यकीनन हम सब भी यही जो है वो कहते रहे हैं कि इसको जो है प्रॉपर फोरम पे आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें से सब पाकिस्तान के पास भेजने जाते थे जिनकी ज़ाहिर है इस हवाले से जो है वो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। लेकिन 2-3 सवालात हैं मंसूर मेरे। पहली तो बात यह है कि क्या ये ख़त इमरान खान साहब को अदम एतमाद से बचा लेगा, जिसका जवाब है नहीं। अगला सवाल यह है कि ये इमरान खान साहब ने आज भी मतलब अजीब तमाशा लगाया हुआ है। उन्होंने एक तरफ जो है वो उन्होंने पूरी आहो बुका, पूरी वो जो है वो एक नोहा पढ़ रहे हैं, मेरे खिलाफ ये हो गया, मेरे खिलाफ वो हो गया। बंदा पूछे कि आपने आज तक किया क्या है, कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया जो दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आपकी जो है वो आपके साथ मुस्लिम ममालिक नहीं खड़े हुए थे कश्मीर के इशू पर, बाकी दुनिया का खड़ा होना तो बहुत बात की बात है। अब तो आपके चैनल पे मैंने आज देखा भी, आपने तो खैर ब्रेक भी कर दिया, जो सफ़ीर है पाकिस्तानी असद मजीद साहब, उनका नाम भी सामने आ गया और अब हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये किस मुल्क की बात हो रही है। वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा, वो बड़ा मुल्क के जो है फ़ायदे में है। मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती हैं, पहले तो जाहिर है ये ओथ की वायलेशन है जो, और ये रूटीन का मैटर है आपके मुल्क की। अब देखिए ना, बहुत सारे हमारे जो सफ़ीर हैं वो इंडिया के बारे में भी हमें भेजते होंगे, ज़ाहिर है वज़ारत ख़ारजा के अंदर उनकी फ़लाने से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के बारे में ये कह रहा था फ़लाने के बारे। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बड़ी, अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो बड़ी क्रिटिकल ये है कि इमरान खान की नाकामी और नाअहली की दास्तान इंटरनेशनली भी वहाँ तक चली गई कि जहाँ इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन गए हैं और पाकिस्तान को इमरान खान की वजह से धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अज़मा साहिबा, ये सारी चीजें आज उन्होंने सहाफ़ियों को बुला के दिखाई हैं, उन्होंने उसके मंदरजात दिखाए हैं, वो लेटर तो नहीं दिखाया। काबीना में आपको पता है काबीना के अंदर बताया गया है 3 से 4 वुज़रा रो पड़े, आंसुओं से रो पड़े जब उनको पता लगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जी, वो जिन्होंने दूसरों को रुलाना था वो खुद रोने पे आ गए। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज होती है और टिश्यू भी अवेलेबल नहीं थी काबीना के अंदर, तो वो पहनते नहीं है, वो जो अपने पट्टे, वो जो गले के अंदर दुपट्टे जो भी चीज़ होती है, उससे फिर उन्होंने बेचारों ने अपने आंसू पोंछे। इतने आंसू थे और वो गीले हो गए उनके सारे। वो बात यह है कि ये तमाशा और मजाक क्या बना दिया। इमरान खान अपनी डूबी हुई और गरक हुई हुई कश्ती को जो है वो अब खत का सहारा देना चाहते हैं। पहले खत और मुरासले में 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं कानूनी तौर पर, खत और चीज होता है, मुरासला और चीज होता है। और ये जो जिसकी ये बात कर रहे हैं उसको केबल कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। और फिर ये है कि अगर ये, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ममालिक आपकी पॉलिसीज के ऊपर वो अग्री करना कोई जरूरी तो नहीं है उनका, और बाइडन साहब नहीं करते इमरान खान को फोन। ये किसको नहीं पता मंसूर,
इमरान खान के साथ यही तो उसका सबूत है, यही तो सबूत है कि बाइडेन साहब क्योंकि फोन नहीं करते, क्योंकि अमेरिका बेसिकली इमरान खान साहब के खिलाफ है। यही तो वो कह रहे हैं कि यही तो वजह है। क्यों खिलाफ है? नहीं, इमरान खान साहब ने उनकी भैंस चुरा ली है। इमरान खान साहब जो है वो, इमरान खान साहब उनका खाना लेके भाग गए थे। नहीं, इमरान खान साहब खाना लेके भागे थे बाइडेन का, या दवाइयां छुपा दी थी। मतलब क्या किया गया इमरान खान ने जिसकी वजह से बाइडेन जो है वो बहुत खिलाफ होंगे? बात यह है कि इस अनइलेक्टेड गवर्नमेंट की जो हरकतें थी, जैसे ये आए थे, मैं तो पहले कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुकी हूँ, पूरी दुनिया लिख रही है, पूरी दुनिया को मालूम है ये कैसे आए थे। और आने के बाद जब एक ढेले का काम आपने किया नहीं, किसी के साथ आप मिल बैठने को तैयार नहीं, और इनको बाय द वे इनको अपॉइंटमेंट भी इनके बड़े लेके देते थे कहीं मुल्क में, किसी मुल्क में जाने के लिए, इनको अपॉइंटमेंट भी कोई अपने आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसको इशू बनाकर अब आप तहरीक-ए-एतमाद को जो है वो बचना चाहेंगे, तो आई एम सॉरी, बड़ा नेम एक्सक्यूज है। शैला साहबा, मुझे एक बात बताएं, मेरा ये एक वैसी एक सजेशन है, आप दोनों क्योंकि अब इत्तेहादी बने हुए हैं, आप मतलब पता नहीं कितनी देर तक इत्तेहाद चलता है, लेकिन फिलहाल तो इत्तेहादी हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के नंबर पूरे भी हो गए हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जी 199 या 200 हो गए हैं अब आप लोगों के नंबर, तो कर लेने दें इमरान खान साहब को, ये कोशिश भी कर लेने दें, उनको आने दें, असेंबली में करने दें, सुन लें उनकी एक दफ़ा बात सुन लें, उसमें क्या बुरी बात है शैला साहबा? अच्छा, सबसे पहले तो मंसूर आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लिया, और एक मुबारकबाद यहीं दे सकती हूँ, वैसे तो मैंने कहा था बाद में दूंगी। बहुत अच्छा व्लॉग करते हैं आप लोग, और वो बहुत सारी बातें जो आप लोग यहाँ नहीं कर सकते हमें मौका दे देते हैं कि हम यहाँ कर लें, तो बहरहाल आप लोग का ये भी शुक्रिया। अब बात ये है कि आज तकरीबन 194 जो है वो शो किए गए, और अभी मैं समझती हूँ कि ये 200 से ऊपर है। और ठीक है, अगर इमरान साहब चाहते हैं तो हम तो आ जाएंगे, लेकिन 10 लाख तो लोग क्या, उस दिन 1 लाख भी नहीं थे, चलो अब 1 लाख पर आ गए हैं कि ये 1 लाख लोग बाहर होंगे, तो ये 1 लाख लोग किस खुशी में होंगे? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि हमने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है कि हम 172 से बहुत कहीं ज़्यादा हैं, तो अब मुझे उम्मीद है कि हम 3 या 4 दिन जो है डिबेट जो करें इस पे, तो बेहतर ये है कि हम पहले दिन भी हम इसकी गिनती करा सकते हैं। ये और शैला साहब, वैसे मैं आगे जाने से पहले, आप इस वक्त इस्लामाबाद में है ना, ये जो सिंध हाउस के अंदर जो कुछ भी, आप वहाँ पे तशरीफ रखती हैं? मैं अपने घर में हूँ भाई। अच्छा, नहीं वापस आ गए। ये डॉक्टर आमिर लियाकत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, सुना ये भी आज सिंध हाउस आ गए, क्या ये हकीकत है? वो भी वहाँ पे मैं टीवी देख रही थी तो उसमें दिखाया गया था कि खास तौर पे बताया गया था कि आमिर लियाकत साहब भी बैठे हुए हैं। मैं UNODC के प्रोग्राम में गई थी, 25 को मैं वहाँ की चीफ गेस्ट थी। फवाद चौधरी के कजन भी हैं, फारूक अल्ताफ। फवाद चौधरी साहब के कजन भी हैं, ये बता रही है अज़मा बुखारी साहब। फारूक अल्ताफ साहब। मैं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, 200 से ऊपर जाएगा मामला। तो ये फारूक अल्ताफ साहब, ठीक है, फारूक अल्ताफ साहब के साथ ये नून लीग की सेटिंग हुई है, किसकी हुई है? पीपल्स पार्टी की हुई है, ये भी बता दें। अभी देखिए, बात ये है कि हमारा अच्छा, मैं ठीक है, मैं समझ गया, मैं आप दोनों ने एक ही बात करनी, मैं समझ गया। अच्छा, ये सदाकत साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब के कज़न है फारूक अल्ताफ साहब, इनके लिए भी शहबाज गिल साहब वाली ज़बान इस्तेमाल करनी है या इज्जत से बात करनी है इनके बारे में? मजदूर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, आपने बड़े काश लगा के बातें की जी, तो हम तो बड़े खुश हैं कि अल्लाह ताला ने मौका दे दिया कि आज हुकूमत छोड़ने का को आज़ाद करने वाले और खारजा पॉलिसी, जी सुने मेरी बात सुनने, आप पूरी, आपने इनकी सुनिए, मेरी भी सुनिए। जी, बोलें कि आज अल्लाह ताला ने कैसे गद्दारों को बेनकाब किया है। अच्छा, और ये जो मुरासला है, जिसने देखा है, अल्लाह की कसम शर्म आती है कि इस तरह के बेहुदा लोग पाकिस्तान के हुक्मरान रहे, जो पाकिस्तान के किसी भी खुद मुख्तार पॉलिसी पे बिक जाते हैं, गद्दारों से मिलते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है एक कौम बनाने का। क्यों हम तरक्की कर नहीं सके, क्यों हमें भीख मांगना पड़ती है, क्यों हम जगह जगह जलील होते हैं, अच्छा, क्यों पाकिस्तानियों को हर जगह धक्के पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया है, ये फारूक अल्ताफ ले जाएं, ये नहीं, मेरा सदाकत साहब सवाल ये है, मेरा सर सवाल सुन लो, मेरा सवाल सुन लो सर, मेरा सवाल सुन लो। मेरा कहने का मकसद ये है, ये आप लोग जो कुछ भी बता रहे हैं, खत के बारे में बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं,
सर आप अपने बंदों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तुसी पाकिस्तान को केड़ा कन्विंस करोगे, बाकियों को किस तरह कन्विंस करेंगे? फवाद चौधरी साहब का अपना कजन उनकी बात को नहीं मान रहा, वो उठ के वहां पे जा रहा है, वो डॉक्टर आमिर लियाकत जो 4 दिन पहले वजीर आजम से मिलकर हटा है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो जाके सिंधा उसमें बैठ रहा है। आप बाकियों को किस तरह कन्विंस करेंगे? पहले अपनी पार्टी को तो कन्विंस करें। देखें ये दो बहनें भी बैठी है ना, ये बेचारी साथी, इनको क्या पता कि पीछे वो गद्दार क्या कर रहे हैं। ये तो MNAs MPs के लेवल की बात अब हमने डिसाइड किया है कि हमने जो चीफ जस्टिस को भी कहा है कि वो लेटर देखना चाहिए, उनको दिखाते हैं। हमने एक इन कैमरा में पार्लियामान को भी लेटर दिखाना है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने वालों को हमने बेनकाब करना है। ये मंसूर अब अदम एतमाद से गेम बढ़ गई है। अच्छा, मैं समझता हूं कि ये बेहतरीन मौका है कि वह पाकिस्तान का एक मुजरम सजा याफ्ता उसको आके पाकिस्तान के दुश्मन अगर आके उसको मिलते हैं, चाहे वो अब्दुल्ला मोहिब हो, चाहे वो इसराइल के कोई लोग हो, वो आके मिलते हैं और 2 दिन पहले एक खत आता है कहीं से और वो अदम एतमाद की बात करता है और 2 दिन के बाद ये उनके कठपुतलियां आके अदम एतमाद करते हैं और उसमें लिखा होता है अगर अदम एतमाद में इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सदाकत साहब मुझे एक बात बताएं, अच्छा मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें। सर मैं मेरी बात सुन लो, सदाकत साहब मेरी बात सुन ले, मैं एक मिनट आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं। बात ना करता, काश ये गद्दार एक कालों पे ढेर होने वाले। सदाकत साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे मेरी गाल तो सुन लो जी। मैं ये कह रहा हूं कि 8 तारीख को अदम एतमाद जमा हुई, 8 तारीख को अदम एतमाद जमा हुई। पहली दफा वजीर आजम ने 27 तारीख को जाके इसके बारे में बात की। 27 तारीख ओ भाई, ये 19 दिन क्यों उसको लुका के रखा हुआ था? 19 दिन क्यों छुपा के रखा हुआ था? आप पहले क्यों नहीं बोलते? अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और भी जो तकलीफ है ना, बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ लोगों को, जी। बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ इंडिया को, बहुत बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान के दुश्मनों को। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस OIC कॉन्फ्रेंस को इन जो ये पाकिस्तान के बेचने वाले हैं ना गद्दार, इनके वजह से उसको खराब नहीं करना था। तो ये गद्दारों को इंशाल्लाह लानतें पड़ेंगी और पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इनको अंदाजा नहीं है ये जो कुछ हो गया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात एतमाद या हुकूमतें हम लानत भेजते हैं इस तरह के अमल पे कि पाकिस्तान के चंद लोग बिक गए हैं और वो पाकिस्तान की इमरान खान की जो खुद मुख्तारी की जो एक कोशिश थी उसके पीछे बैन अवी बासी साहब लानत भेज रहे हैं, हमले करवा के सदाकत साहब मैं नहीं वो लानत भेज रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेता हूं ताकि ब्रेक में भेज सके। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बगैर लानत के गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब हमें फरमा रहे थे कि ये जो खत का मामला है ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका आया है, कौम के लिए बड़ा सुनहरी मौका है। इससे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो बेनकाब होने जा रहे हैं। अब ये मौका है कि कौम उठ खड़ी हो इन गद्दारों के खिलाफ। अज़मा बुखारी साहिबा, आपको इस मौके पे हुकूमत का साथ देना चाहिए। देखिए पहले तो मंसूर मैं वाकई आज अब्बासी साहब की तकलीफ और वो जो है उस पर यकीन माने, बस मैं भी अपने दुपट्टे से रोने वाली थी, आंसू ही पहुंचने वाली थी। इतना मेरा दिल जो है वो उससे मैं मतलब हो गई, मेरी बातें दिल को बहुत छू गई। लेकिन अल्लाह की शान ये है कि वो जिनके इस्राएली रिश्तेदार हैं वो दूसरों को इसराइलियों का ताना देते हैं। जिनके जुल्फी बुखारी के साथ इमरान खान के इसराइल के खुफिया टूर लोगों ने रिपोर्ट किए, वो दूसरों को जो है वो ताने दे रहे हैं जिन्होंने फंडिंग ली हुई है इसराइलियों से और जो है यहूदियों से और भारतीय शहरियों से। वो मतलब दुल्लुओं को जो है वो इनका प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का दूसरा नाम पाकिस्तान है और इमरान खान जो है वो खुदा न खासों को ये बहुत वहम है कि वो बहुत अहम है और वो जो है वो रहेंगे तो पाकिस्तान को रहना चाहिए, वरना जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के साथ उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होगा नहीं। इमरान खान साहब जो है वो कल्ले चाचे नहीं है पाकिस्तान के। ये 22 करोड़ का मुल्क है और हमें सबको इसकी हिफाजत करनी है। पहली तो बात यह है कि जो भी आपने सारे क्लिप्स दिखाए थे ये 8 मार्च के बाद किया ना मंसूर साहब? 8 मार्च के बाद इमरान खान ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंतजार कर रहा था अदम एतमाद आ जाए। मेरे हाथों की जंजीर खुल गई है। हाँ टूट गई। हाँ उस वक्त तक लेटर आ गया था ना, पढ़ चुके थे। और हम अपनी अदम एतमाद 11 फरवरी को
अनाउंस कर चुके थे, तो पूरी दुनिया को पता था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। अब ये जो आज ये तमाशा, और अभी आपने शायद सुना नहीं, फैसल वाडा साहब ने एक और नया फरमान जारी किया है। उन्होंने ये फरमान जारी किया कि इमरान खान की अब जान को भी खतरा हो गया है। मतलब कमाल हो गया है कि भुट्टो साहब का तो चलो समझ में आती है, इनको भुट्टो साहब बनने का बड़ा शौक है, और भुट्टो साहब ने तो कुछ किया था ना, उन्होंने इस्लामिक ब्लॉक बना लिया था, अपने इस्लामिक ब्लॉक तोड़ दिया है। आपके साथ इस्लामिक मुल्क बैठने के लिए तैयार नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लेटर है ये इमरान खान को पर्सनल कैपेसिटी में उनको कहीं से उनके दोस्त ने तो लिखा नहीं है, ये एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इस ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के बाकी स्टेक होल्डर्स कौन बनते हैं? इमरान खान साहब जो है वो सलामती इदारे जो हैं उनका काम है पाकिस्तान की जो है वो खारजा पॉलिसी को भी वॉच करना, और उसके बाद उसके ऊपर पाकिस्तान को अगर कोई थ्रेट्स हों तो उसको वॉच करना। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो ये जेब में लेके बैठे रहे इस खत को, अब वो कहते हैं हमने शेयर भी कर दिया है, अगर ये बात में कुछ सच्चाई होती तो क्या अभी तक कोई मयज न लिए जा चुके होते? पाकिस्तान खामोशी से बैठ के देख रहा होता कि 28 तारीख तक जब तक इमरान खान के सारे कार्ड एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक हम इस कार्ड को जो है वो संभाल के रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें इतनी बड़ी थ्रेट, एक मिनट आखिरी बात कर लेने दे, आखिरी बात मंसूर कर लेने दे, पॉइंट मेक कर लेने दे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खिलाफ जो मर्जी हो जाए और पाकिस्तान को। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो इनके बकौल जो फ्रेम हुई है और वो हुई है, ये आपने किसी और के नोटिस में लाई, और अगर नोटिस में नहीं लाई तो फिर ये गद्दारी आपने जब अपने मुल्क के साथ, और अब जो है ये इस मुल्क के खाली मुहब्बे वतन नहीं है, इस मुल्क को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान अब इस खत को अपनी सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और इमरान खान के बकौल और उसकी पार्टी के बकौल सिर्फ ये मुहब्बे वतन है जो फॉरेन फंडिंग भी ले लें, जो यहूदियों को रिश्तेदारियां भी कर लें, जो उनके जाके इलेक्शन भी लड़ लें, सारा कुछ कर ले, ये मुहब्बे वतन। बाकी सारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो गद्दार है। और ये 1 लाख लोग जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि कोई गैदरिंग पार्लियामेंट हाउस के बाहर नहीं होगी, ये फिर करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन मना करता रहा कि आप नहीं जा सकते, फिर जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये उस तरह जो है ना, ये उस ये अब छीन लिया जा रहा है तो रोना आ रहा है। एक ब्रेक, पाकिस्तान को हलाक कर दिया इन्होंने। एक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, सदाकत साहब से इसका जवाब लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग आखिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सिंध हाउस की जानिब जमा हुए, डॉक्टर आमिर लियाकत उसके अंदर शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब के कज़न उसके अंदर शामिल हैं। सदाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म ने उनको 4 बजे अपने पास कल बुला लिया है। सर, जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दें, किस बात के ऐसे लोगों को क्यों वापस बुलाते हैं अपने पास? आखिर फिर आपको लेन देन करना पड़ेगा, कितना लेन देन करेंगे? उस्मान बुज़दार को आप लोगों ने फारिग किया, परवेज़ इलाही साहब को दिया, और वो परवेज़ इलाही साहब का भी कुछ पता नहीं है वज़ीर आला किस तरह बनेंगे। ये क्यों इस किस्म की डीलिंग कर रहे हैं? इससे बेहतर नहीं है कि इमरान खान साहब खुद इस कुर्सी को लात मारे और कहे जी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, भाड़ में जाइए कुर्सी। अच्छा मंसूर साहब, एक बात आप भी बड़े क्या कहते हैं बार आवाज़ नहीं आ रही जी। एक बात मैं भी छोटा सा सियासी कारकुन हूँ, आपको बता रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ सदाकत साहब की आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए सदाकत साहब। जी, मुझे तो आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, तो मंसूर मैं जो बात कर रहा था वो ये कि ये जो अपना प्लीज सवाल दोबारा कीजिएगा, मैं जरा कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं, अल्लाह ना करे आप कंफ्यूज हो, मैं अभी आपके लिए कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप लोग, इससे बेहतर नहीं है अगर इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बार बार लोगों को, मतलब उस्मान बुज़दार साहब को हटाना पड़ गया, नाराज़ हो रहे हैं अरकान, ये सब कुछ हो रहा है, इससे बेहतर नहीं है कुर्सी को लात मार दी जाए, इस्तीफा दे दिया जाए? अच्छा ठीक है, आपका ये मशवरा है और आपको जितनी मालूमात है बिल्कुल ठीक है कि आज की जो शाम तक की जो इनिंग्स है उसमें अपोजिशन ऊपर नजर आ रही है, लेकिन आप इमरान खान के वाकिफ नहीं है, और जो ये मामला इसको बहुत अंडर प्ले कर रहे हैं कि एक वाज़े सब, अगर जो अज़मत साहब ने बात की, अगर ये खत झूठा है, खत जाली है, खत है नहीं ये जो मरासला, फिर तो ठीक है। लेकिन मंसूर मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कहीं बाहर से कोई खत आता है और वो खत जिक्र करता है कि इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त देनी है, और अगर शिकस्त ना दी तो फिर पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं तो दोबारा कहता हूं, आपने खत देखा? जज्बाती होने वाली बात है। सदाकत साहब, आपने खत देखा? मैंने खत नहीं देखा। अच्छा, तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं इसके बारे में? मैं आपसे इसके बारे में क्या बात करूं? आपने देखा ही नहीं है।
मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना। जी बताएं। मैंने वजीर आजम से बैठ के मुलाकात की है, अच्छा। और जिस तरीके से मुझे वजीर आजम ने बताया, क्या बताया? मुझे पूरा यकीन है क्या बताया? कि वो खत बिल्कुल जनरल है, क्या बताया? कि ये खत आया है, कब आया? जिसमें ये बात अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन पहले आया। कहाँ से आया? और उसमें लिखा ये है कि इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त होनी चाहिए, अगर इमरान खान रहते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सीरियस नहीं पाकिस्तान मैं के ये लिए। कह रहा हूँ, मुझे बता दें, सुन तो लेना, जी। मैं कह रहा हूँ ये आपसे ये सारी चीजें उन्होंने शेयर की, ये खत कहाँ से आया? जी बिल्कुल, ये खत पाकिस्तानी इदारों के पास आया और वजीर आजम इसको चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए नहीं, पाकिस्तानी इदारे जो पाकिस्तान में, नहीं सुने सर, एक एक करके सवाल का जवाब दो ना, एक एक लाइन का जवाब देना, ताकि मैं आपसे ज्यादा सवाल कर सकूं, मुस्तफीद हो सकूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तानी इदारे, क्या वो पाकिस्तान के अंदर थे या पाकिस्तान के बाहर थे, जहां से ये लेटर आया आप लोगों को? इदारे बाहर से लेटर आया, अच्छा बाहर से, ठीक है, फॉर्मल लेटर आया, फॉर्मल लेटर आया, जी जी ठीक है। ये एड्रेस किसको था? प्राइम मिनिस्टर को था? देखिए अब आप इससे आगे मुझे ये सख्ती से ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं, इससे आगे अगर आप मुझे इसके कंटेंट पे बात करेंगे तो मैं दिस इज अ फॉर्मल लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, ये चीजें, ये सारी चीजें वजीर आजम ने आपसे शेयर कर ली है ना? ये सारी चीजें वजीर आजम ने तो आपसे शेयर की हैं, कर ली। तो मैंने यह दसो, ये हाई कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले हुक्म दिया था कि वजीर आजम अपने ओथ का ध्यान रखेंगे और ये सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे। आपको पता है इवन आपके साथ शेयर करके भी वजीर आजम ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी है, आपको पता है इस बात का? चलें, अब आप ये मामला चूंकि कोर्ट में है तो कोर्ट के कोर्ट में नहीं है सर, लेकिन मेरा तो कोर्ट का हुक्म आया मंसूर सर, कोर्ट का हुक्म आ गया, बोल रहा है सियासत गई किसी और गली में। अच्छा, और ये बातें गई आपके पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, कठपुतलियां बैन अल-अक़वामी इदारों, बैन अल-अक़वामी मुल्कों की, और उसमें ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान को खराब करना चाहते हैं, उनके लोगों की, और वो दरमियान में जाते जाते हाँ या ना कर दीजिए, जाते जाते हाँ या ना बस कर दीजिए, मैं ब्रेक पे जाने लगा हूं। ये कहीं ऐसा मुल्क तो नहीं है जहां, नहीं, मैं शरह साहब आपके पास ही आना है इसके बाद, मैं सदाकत साहब ये हाँ या ना कर दीजिएगा, ये कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहां से फोन नहीं आ रहा? देखिए ये मेरे मैंडेट से बाहर की बात है। मैं पता सी, ठीक है, मैं नाज़िम ब्रेक ले लेता हूँ, मैं नाज़िम ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद शैला साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सदाकत साहब भी और अज़मा बुखारी साहिबा भी। शैला साहिबा, अब ये जो कुछ भी हुआ है, आज MQM के साथ भी आप लोगों ने सौदा कर लिया, सौदा से मुराद सियासी तौर पे इल्हाक कर लिया, इत्तेहाद कर लिया, ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे इतने लंबे चौड़े इत्तेहाद के साथ आप लोग हुकूमत चलाएँ, यहाँ पे इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये 3-4 इत्तेहादियों की जमातें मिला के नहीं हुकूमत चला सके सही तरह, आप लोग ये 14-15 जमातों का इतना बड़ा कुंबा किस तरह चलाएगा पाकिस्तान को? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो गद्दारी के फतवे की फैक्ट्री लगाई है, इसको सोच समझ के बोला करें, क्योंकि अभी पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं हुआ है, ठीक है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या गद्दारी होती है और क्या हुब्बुल वतनी होती है। दूसरी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमें इस तरह के ख़त का पता नहीं, फॉरेन ऑफिस ने कहा हमें पता नहीं, शेख रशीद ने कहा हमें पता नहीं, उससे पहले ये हो रहा था कि मुझे ख़त मिला है जिसमें कहा गया है कि मैं जो हूँ वो रशिया की मजम्मत करूँ। अब जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सब्जेक्ट जो है वो चेंज होके आ गया और सब इतनी बातें कर चुके हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए, अगर ये ख़त खुदा न खास्ता ये ख़त आया भी होता तो वज़ीर आज़म साहब आपको बाद में पता चलता, कहीं और पहले पता चलता, हिकमत अमली डिसाइड की जाती, तमाम पार्टीज़ को भी बल्कि ऑन बोर्ड लिया जाता और एक इजलास होता, उसमें आप ना आते क्योंकि आप इस तरह के इजलासों में ना आए, सिक्योर जो पाकिस्तान में सलाम जो इंतहाई हसास नौयत के इजलास में उसमें आप नहीं आए, ठीक है? तो पहले तो आप अपना रोल समझ लें कि क्या होता। तो आप इस ख़त को आया भी अगर होता, ये मैंने बताया, और खुदा न खास्ता
جو جس طرح سے آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں تو اب جو ہے آپ اسے نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اب نیا وزیر اعظم دیکھے گا. اچھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ خود ایک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس خط کو جو ہے بنا کے آپ رک سکتے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے تو پھر نیا وزیر اعظم دیکھے گا. اللہ تعالیٰ صاحبہ آپ کا عظمہ بخاری صاحبہ اور صداقت علی عباسی صاحب. ناظرین اس ہفتے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک دیکھتے ہیں ملک کے وزیر اعظم وہی رہتے ہیں یا کوئی تبدیلی آتی ہے. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.